Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel जीके स्कॉलर। सो फ्रेंड्स, जीके स्कॉलर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने ये चैनल आप ही के लिए बनाया है और इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो होती हैं वो लेकर के आते हैं। ठीक है दोस्तों आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 लेकर के आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पार्ट 3 अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी। तो आपने अगर पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन पार्ट 3 को जाकर जल्दी देख लीजिएगा और तभी आप पार्ट 4 देखना दोस्तों। ये नहीं है कि अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखे तो आपको ये पार्ट 4 समझ में नहीं आएगा। समझ में सब आएगा दोस्तों, पर ज़रूरी है देखना वो भी। ठीक है, क्योंकि हमने पार्ट 1 में तो आपको संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में बताया था और उसके भागों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हमने क्या किया था कि 1 से लेकर 30 तक हमने आर्टिकल उसमें कवर किए थे पार्ट सेकंड में। और बात करें पार्ट थर्ड की, तो उसमें हमने 30 से लेकर के 50 प्लस तक आर्टिकल हमने कवर कर लिए थे पार्ट 3 में। तो दोस्तों आज ये पार्ट 4 है और हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 50 से लेकर के आगे तक की, जहाँ तक भी हो सकते हैं वो उसमें कवर करेंगे आज की वीडियो में हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को पढ़ने पढ़ाने की पाठशाला को बिना देरी किए। दोस्तों आज यहाँ पर देख सकते हैं आप भाग 5, आप यहाँ पर भाग 5 दिख रहा होगा। इसमें है आर्टिकल 52 से 149 तक। कहाँ तक है? भाग 5 है हमारा इसमें, 52 से 149 तक आर्टिकल हमने हैं इसमें। तो आज हम देख लेते हैं, चलिए आगे। भाग 5 का तो संघ के बारे में, जो हमारा यूनियन है, यूनियन के बारे में हमारा भाग बताता है हमको। ठीक है, कि हमारा यूनियन है वो भाग 5 में है। तो इसमें आता है आर्टिकल 52। जो आर्टिकल 52 है दोस्तों वो कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस सिर्फ एक। इसमें ये कहा गया है आर्टिकल 52 में। देखते हैं दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, इसमें लिखा है 52 आर्टिकल में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 53 में कहता है फिर संघ की जो कार्यपालिका, दोस्तों हमारी यूनियन की जो कार्यपालिका है, ठीक है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होगी दोस्तों। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो होगी दोस्तों वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। वेरी गुड। जिसका प्रयोग वह स्वयं करेगा दोस्तों, जिसका प्रयोग वह स्वयं करेगा, ये इसमें आर्टिकल 53 में कहा गया है। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव एक मंडल द्वारा होगा दोस्तों। और आर्टिकल आपका 54 है दोस्तों, वो कहता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव एक मंडल के द्वारा होगा। ये आर्टिकल 54 कहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 55 की। आर्टिकल 55 कहता है दोस्तों, 55 कहता है राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली में दोस्तों बताया गया है, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में बताया गया है, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मुक्तदान द्वारा किया जाता है दोस्तों। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे जो आर्टिकल 55 है, कहता है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है दोस्तों, निर्वाचन प्रणाली में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक आनुपातिक प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मुक्तदान द्वारा किया जाता है। समझ सकते हैं आप सभी? वेरी गुड। तो कहता है राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों, ठीक है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें संसद के दोनों सदन जो चुने हुए होते हैं दोस्तों, तथा राज्यों के विधानसभा के सदस्य वो भी चुने हुए, तथा दिल्ली पांडुचेरी के सदस्य अपना मत देते हैं। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें कहा गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक अनुपातिक प्रणाली के अनुसार होगा, एक संक्रमणीय क्रिया के अनुसार किया जाएगा। फिर दूसरी बात कही है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट देते हैं वो संसद के दोनों सदन जो चुने हुए होते हैं, और राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं चुने हुए वो अपना मत देते हैं, और दिल्ली और पांडुचेरी के सदस्य जो होते हैं वो अपना मत देते हैं। ठीक है, तो इसके राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आर्टिकल 55 में बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ठीक है, कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन अपना मत देगा और कैसे कैसे देगा। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 55 हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं आर्टिकल 56 की ओर। तो आज का 56 है, वो कहता है दोस्तों राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार
जो राष्ट्रपति है वो अपनी इच्छा के अनुसार उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है दोस्तों। ठीक है, और राष्ट्रपति है वो अपनी इच्छा के अनुसार अगर अपना इस्तीफा देना चाहे, वो अपने पद से हटना चाहे तो हट सकता है। तो अपना वो इस्तीफा किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। वेरी गुड। और उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा वो, तो उसमें कहा गया यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो। जब अपना भी राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा तो कब देगा? या तो उसका कार्यकाल समाप्त हो गया हो। ठीक है, तो वह अपने पद पर तब तक रहेगा दोस्तों जब तक कि कोई अन्य राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता दोस्तों। ठीक है, समझ सकते हैं? क्या समझ सकते हैं? देखिए ज़रा फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ आपके सामने। जो आर्टिकल 56 कहता है वो कहता है राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है। नोट। ठीक है सर। ठीक है, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया, एक बात, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया, मान लो आज समाप्त हो गया कार्यकाल, तो वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि कोई दूसरा राष्ट्रपति नहीं आ जाता। तब तक वो अपने पद पर रहेगा जब तक कि कोई दूसरा राष्ट्रपति का नहीं आ जाता उस पद पर। ठीक है, अब कहता है 55 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता है दोस्तों। जो आर्टिकल आपका 58 है उसमें क्लियर कराया गया कि जो राष्ट्रपति बनने की योग्यता है वो आपके सामने बताई गई हैं। राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या हो सकती हैं? देखिए चलो जो वन बाई वन उसको डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति बनने की योग्यता है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। सेकंड कहता है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। जो उसकी आयु है कम से कम 35 वर्ष तक तो होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो। तीसरा कहता है किसी राष्ट्र पद पर नहीं होना चाहिए दोस्तों, यानी किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक, थर्ड हो गया। फोर्थ कहता है लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो दोस्तों। जब वो राष्ट्रपति बनेगा तो उससे पहले वो लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मतलब लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, ये आर्टिकल 58 में कहा गया है। उसकी योग्यता राष्ट्रपति बनने की योग्यता है वो बताई गई हैं। ठीक है, और 5 में कहता है, जो 5 है इसकी कंडीशन 5 है, उसमें कहता है यदि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन ठीक है, यदि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन चुका है तो वह दोबारा राष्ट्रपति बनने का पात्र होगा दोस्तों। जो 5 कंडीशन है उसमें कहता है कि अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, अगर वो एक बार राष्ट्रपति बन चुका है तो फिर वह दोबारा भी बन सकता है, उसको यह मान्य होगा। ये नहीं कि एक बार बन गया तो वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर एक बार बन चुका है तो दूसरी बार भी वह बन सकता है। ये आपकी 5 कंडीशन हो गई। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब आर्टिकल 59 की ओर। आर्टिकल 59 क्या कहता है? अनुच्छेद 59 है आपका, वो कहता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दोस्तों। आर्टिकल 59 में कहता है राष्ट्रपति की शर्तें, क्या क्या शर्त हो सकती हैं इसकी। तो पहली बात, चोर नहीं होना चाहिए, गुंडा पागल नहीं होना चाहिए, जैसी कंडीशन है। ठीक है, नहीं पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी शर्त हो गई। चलिए बढ़ते हैं अब आगे आर्टिकल 60 की ओर। आर्टिकल 260 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ। राष्ट्रपति शपथ के बारे में इसका डिस्कस किया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन कौन दिलाता है और कैसे कैसे दिलाते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 60 में डिस्कस बताया गया है क्लियर बिल्कुल। तो चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ। भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट, देखते हैं आप, भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च नागरिक शपथ दिलाता है दोस्तों। जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च नागरिक। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च नागरिक उसको शपथ दिलाता है। किसको? राष्ट्रपति को। वेरी गुड। ठीक है, चलिए फिर आगे कहता है कि सदन, राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति दोस्तों। तो सदन कहते हैं हम, सदन किससे मिलकर बनी होती है हमारी? सदन वो बनी होती है राज्यसभा, लोकसभा और प्लस राष्ट्रपति से मिलकर हमारी एक सदन बनी हुई होती है। ठीक है, चलिए भाई पढ़ लेते हैं आर्टिकल 61 की ओर। आर्टिकल 61 कहता है दोस्तों, इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में दोस्तों बताया गया है। ठीक है, जो आर्टिकल आपका 61 है उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के, यानी मान लीजिए राष्ट्रपति कोई गैर कानूनी काम कर रहा है तो उस पर जो महाभियोग लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये आपका आर्टिकल 61 में क्लियर कर दिया गया है। चलो देखते हैं महाभियोग कैसा लगता है। ठीक है,
पहला है आपका, संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है दोस्तों। संविधान के किसी उल्लंघन करने पर उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा में 14 दिन की पूर्व सूचना पर 1/4 सदस्यीय महाभियोग के प्रस्ताव ला सकते हैं दोस्तों मैं आपको बात बताता हूँ यहाँ से कि मान लीजिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले उसको 14 दिन पहले दोस्तों 14 डेज पहले उसको बताना होता है, ठीक है। उस पर कार्यवाही चलती है 14 दिन तक। 14 दिन के बाद में 1/4 सदस्यीय दोस्तों 1/4 सदस्यीय महाभियोग का प्रस्ताव ला सकते हैं, ठीक है। 1/4 जो अपने मेंबर्स होते हैं वो उस पर महाभियोग के प्रस्ताव ला सकते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन कहता है कि यह संकल्प उस सदन की सदस्य के 2/3 बहुमत से पास होगा दोस्तों। यह संकल्प उस सदन की, यानी इस सदन की 1/4 सदस्य जो होते हैं सदन की सदस्य के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। अब दूसरा सदन इस संकल्प की जांच करेगा दोस्तों। पहला संकल्प जांच करेगा, उसके बाद दूसरा संकल्प जांच करेगा कि जांच में राष्ट्रपति को उपस्थित तथा बोलने के अधिकार होगा दोस्तों। तो उस पर दोबारा जांच होगी तो उसमें उसको अपनी सफाई देने के लिए उसको कहा जाएगा कि अगर आप अपने बारे में क्या सफाई दे सकते हैं, तो वो कब जाएगा दूसरी बार, जब उसकी दूसरी बार में जब उसकी जांच होगी तब उसके बारे में उसको बता दिया जाएगा कि भाई तुम कुछ कह सकते हो अपने बारे में, तो वो बता सकता है, ठीक है। ये होगा उसकी सेकेंड कंडीशन दोस्तों। अब उसकी थर्ड कंडीशन है, इसमें कहता है कि यदि संसद का पूरी राष्ट्रपति पर लगे आरोप को मान लेता है दोस्तों, मान लीजिए राष्ट्रपति पर लगे पूरे आरोप को मान लिया जाता है तथा 2/3 के बहुमत से दूसरा संकल्प पास कर लेता है, यानी पहला संकल्प पास हो गया फिर उसके बाद दूसरा संकल्प ही पास कर लेता है, तो राष्ट्रपति को उसी दिन से, ठीक है, मान लीजिए किसी भी दिन है तो उसी दिन से उसको अपना पद छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है। समझ सकते हैं, वेरी गुड। चलिए फिर बढ़ते हैं आर्टिकल 62 की ओर। दोस्तों चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको चीज़ों को बस समझना है, सुनना है और बस एक बार आपको रिवाइज कर लेना है, लिख कर देख लेना है। उसके बाद चीज़ें आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाती हैं याद करने के लिए। दोस्तों चीज़ कोई हार्ड नहीं है याद करने के लिए। कहते हैं जी के सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा समझना है, उसको थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा समझना है, उसके बाद आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी, समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते रहें। और आप अगर हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं आपके लिए। दोस्तों जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें से क्वेश्चन तो आता ही आता है। छोटे मोटे एग्जामों में तो दो से तीन क्वेश्चन आ भी जाते हैं, लेकिन बड़े एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बढ़ लेते हैं आर्टिकल 62 की ओर। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद खाली होने की स्थिति के बारे में दोस्तों बताया गया है। जो आर्टिकल 62 है हमारा, इसमें इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का जो पद है उसका खाली होने की स्थिति के बारे में बताया गया है दोस्तों। जैसे कैसे खाली हो सकता है राष्ट्रपति का पद, मान लीजिए किसी की राष्ट्रपति की मौत हो सकती है, या वो अपना त्याग पत्र दे दे, या कार्यकाल की समाप्ति पर, या महाभियोग पर, ठीक है। इस तरह से उसको अपना राष्ट्रपद खाली करना भी पड़ सकता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ये बात तो सभी जानते हैं दोस्तों। 3 सेनाएं हमारी, जल सेना, वायु सेना, थल सेना। इन तीनों का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, कोई शक वाली बात नहीं है इसमें, सिंपल है, ठीक है। अब कहता है कि ये हो गया हमारा, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अब कहता है राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन दोस्तों बुला सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, इसको अधिकार है राष्ट्रपति को बुलाने का, ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं अब आर्टिकल 63 की ओर। आर्टिकल 63 कहता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति होगा। जो आर्टिकल 63 में कहा गया दोस्तों वो कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति होगा।
ठीक है। तो आर्टिकल 52 था उसमें कहा था, आप कहेंगे तो ऊपर हो गया। अगर आपने आर्टिकल 52 अपने देखा था अभी तक, जो मैंने फर्स्ट सबसे पहला कराया था 52 आर्टिकल, उसमें कहा गया था भारत का बस एक ही राष्ट्रपति होगा, ये उसके बारे में कहा गया था। आर्टिकल 52 में कहा गया था भारत का सिर्फ एक राष्ट्रपति होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। और आर्टिकल 63 आपके सामने, ये आर्टिकल आपके सामने 63 कहता है भारत का सिर्फ राष्ट्रपति होगा। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 63 में, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। 52 में कहा जाता है सिर्फ एक होगा, इसमें कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल 64 की ओर। कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। दोस्तों सही बात है, उपराष्ट्रपति है, ये राज्यसभा का सभापति होता है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं एग्जाम में। मान लीजिए एग्जामिनर क्वेश्चन रखता है आपके सामने यहाँ से कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का होता है, क्या होता है, ये आपसे पूछ लेगा क्या होता है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों सभापति। क्या होता है, सभापति होता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल 65 की ओर। कहता है कि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक खाली होने या उसके अनुपस्थित होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। दोस्तों मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली है किसी कारणवश, आकस्मिक रूप मतलब किसी कारणवश, किसी यानी राष्ट्रपति को कुछ काम लग गया है। मान लीजिए कोई फाइल आई है आपके पास और आपको उस पर साइन करने का अधिकार उपराष्ट्रपति को हो सकता है जब राष्ट्रपति नहीं है तब। ठीक है, वो राष्ट्रपति जब नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति उसका काम कर सकता है। ये आर्टिकल 65 में आपको क्लियर कर दिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं आप सभी, आर्टिकल 65 में क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह कार्य कर सकता है। ठीक है, आता है 66 आर्टिकल। इसमें कहता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों एंग्लो द्वीप तथा मनाली द्वीप भी, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 66 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है दोस्तों संसद के दोनों सदनों यानी एंग्लो द्वीप तथा मानाद्वीप, ठीक है, भी। उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए आपके बारे में बताया गया है। यानी आयु 35 वर्ष हो, सही बात है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी सही बात है। किसी भी लाभ के पद पर ना होना चाहिए दोस्तों, ये भी ठीक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ लेते हैं आर्टिकल 67 की ओर। कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उपराष्ट्रपति राज्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति चाहे तो वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति किसे देगा, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे सकता है, ये इनमें आपस में हो जाता है। ठीक है, समझ सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल 69 की ओर बिना देरी के। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहना साथ ही साथ और शेयर भी करते रहना। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 69 की ओर। कहता है कि उपराष्ट्रपति बनने की शपथ उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। दोस्तों यानी उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाएगा, जाहिर सी बात है। वेरी गुड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल 70 की ओर। आर्टिकल 70 कहता है दोस्तों राष्ट्रपति का पद खाली होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति का उसके कर्तव्यों निर्वहन करना कर्तव्यों का। दोस्तों ये आर्टिकल 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो पद खाली है उसकी स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना यानी उससे कार्य कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 71 कहता है दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी विवादों की जांच तथा निर्णय का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। दोस्तों ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी विवादों की जो जांच करने का जो निर्णय होता है दोस्तों, लास्ट निर्णय जो होता है अंतिम, वो सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है और किसी के पास नहीं होता। ठीक है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जो उत्पन्न सभी विवाद, मान लीजिए कोई विवाद हो गया उनके चुनावों में, तो उसका जो अंतिम फैसला करेगा वो करेगा सर्वोच्च न्यायालय, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता उसका फैसला। ठीक है, ये इसमें कहा गया है आर्टिकल 61 में। ठीक है,
अब आर्टिकल 72 कहता है राष्ट्रपति का क्षमादान। ठीक है, राष्ट्रपति का क्षमादान अधिकार, राष्ट्रपति चाहे तो किसी व्यक्ति को सजा को कम कर सकता है, ठीक है, या बदल सकता है या उसे माफ़ कर सकता है। दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी ने कोई भी काम करा, गलत काम कर दिया उसने, उसको सज़ा हो गई है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उस क्षमा को बढ़ा सकता है, कम करा सकता है, या बिल्कुल ही ख़त्म करवा सकता है उसकी सज़ा को। ठीक है, उसके पास अधिकार है, किसके पास? राष्ट्रपति के पास। वेरी गुड। उसकी सज़ा को कम कर सकता है या बदल सकता है या उसे माफ़ भी कर सकता है। ये आर्टिकल 72 में डिस्क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, आता है आपका 74 आर्टिकल। ठीक है, 74 आर्टिकल में कहता है राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्रिमंडल होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। दोस्तों मान लीजिए राष्ट्रपति की सहायता हेतु, राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए भी एक मंत्रिमंडल होना जरूरी है। दोस्तों सही बात है। उसका जो प्रमुख होता है, जो उसका प्रधान होता है, वो था दोस्तों प्रधानमंत्री। उसका प्रधान होता है किसका? राष्ट्रपति की मंत्री परिषद का। ठीक है, उसके राष्ट्रपति की जो सहायता हेतु मंत्री परिषद होती है, उसका जो प्रधान होता है वो होता है दोस्तों कौन? वेरी गुड, प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल 75 की ओर। कहता है कि मंत्रियों के संबंध में उपबंध। दोस्तों प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, इसे अन्य मंत्रियों को चुनने का अधिकार होता है तथा उन्हें हटाने की सिफारिश यह राष्ट्रपति से कर सकता है। यह अन्य मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ठीक है, पढ़ लिया आपने सबने, एक बार और चलो रिपीट करते हैं दोबारा। कहता है कि मंत्रियों के संबंध में जो उपबंध है दोस्तों वो क्या क्या है? प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, पहली बात हो गई कि प्रधानमंत्री जो होता है वो बहुमत दल का नेता होता है। क्वेश्चन आ जाएगा बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, सिंपल सी बात है। इसे अन्य मंत्रियों को चुनने का भी अधिकार होता है। राष्ट्रपति अन्य मंत्री को भी चुन सकता है, ये उसका अधिकार होता है। ठीक है, तथा उन्हें हटाने की सिफारिश, यानी जो प्रधानमंत्री है मंत्रियों को चुन सकता है लेकिन उनको हटा नहीं सकता। हटागा कैसे? वो हटागा राष्ट्रपति से सिफारिश करके, राष्ट्रपति की सलाह पर उनको हटा सकता है, लेकिन उनको चुनने का तो अधिकार है उसको, लेकिन उसको हटाने का अधिकार नहीं है बिल्कुल भी। मंत्री को हटा नहीं सकता प्रधानमंत्री ऐसे, जब तक राष्ट्रपति की सलाह ना ले। ठीक है, इसमें कहा गया है यह अन्य मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। जब प्रधानमंत्री होता दोस्तों, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को, प्रधानमंत्री अन्य मंत्री जितने मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, अन्य मंत्री हैं, उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ठीक है, वेरी गुड। अब आर्टिकल 76 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि इसमें भारत के महान न्यायवादी के बारे में दोस्तों बताया गया है। आर्टिकल 76 में क्या बताया गया है कि इसमें भारत के जो महान न्यायवादी हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि यह एक सरकारी वकील होता है, सही है, जिसे संसद के दोनों सदनों में बोलने या किसी बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है, परंतु मत विभाजन के समय यह अपना मत नहीं दे सकता। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यानी एक सरकारी वकील होता है जिसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है या किसी बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन जब बात आएगी अपना मत देने की, वोट देने की बात आएगी दोस्तों जहाँ, तो अपना यह वोट नहीं दे सकता। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, यानी किसकी? महान्यायवादी की। ठीक है, ये जो महान्यायवादी है दोस्तों, ये किसी बैठक में भाग भी ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता। ये आर्टिकल 76 में क्लियर किया गया है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों आपस में करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए पढ़ लेते हैं दोस्तों आर्टिकल 77 की ओर। कहता है कि आर्टिकल 77 कहता है कि भारत में एक संसद होनी चाहिए। दोस्तों भारत में एक संसद होनी चाहिए। भाई पूछता भारत में संसद कौन सा आर्टिकल में निहित है? 77 में। ठीक है, संसद इसमें निहित है। वेरी गुड। चलिए भाई, जो
ठीक है। तो संसद कैसे बनी होती है दोस्तों, किससे मिलकर बनी होती है संसद, आपको पता है, लोकसभा, राज्यसभा और इसमें राष्ट्रपति होता है, इन तीनों को मिलाकर एक संसद बनती है। ठीक है, ये आर्टिकल 77 में क्लियर कर दिया गया है। आता है आर्टिकल आपका 80, इसमें कहता है, इसमें राज्यसभा के बारे में दोस्तों बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है, राज्यसभा के बारे में बताया गया है। ये स्थायी सदन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्थायी सदन होता है, एंड इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक है, इसमें सदस्यों का अधिकतम संख्या 250 होती है, जो इसमें संसद में जो सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों वो होती है 250। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। इसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, देख सकते हैं, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को कला, विज्ञान, साहित्य तथा समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत करता है दोस्तों। जो राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों को, यानी कला के क्षेत्र में, ड्राइंग, साइंस के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में तथा सोशल सर्विस के क्षेत्र में मनोनीत कर सकता है इसको। ठीक है, इस सदन के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा के सदस्य करते हैं दोस्तों। इस सदन की जो सदस्यों का जो चुनाव करते हैं, कौन करते हैं, राज्यों की विधानसभा के सदस्य करते हैं। इस सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है दोस्तों। ठीक है, इस सदन का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो होता है 6 वर्ष, तथा वह दोबारा इसका सदस्य बन सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, एक बार बन गया है सदस्य तो वह दोबारा भी बन सकता है। ठीक है, इसका सदस्य बन सकता है, प्रत्येक 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य चले जाते हैं तथा उतने ही सदस्य आ जाते हैं दोस्तों। इसमें हर 2 साल के बाद क्या होता है कि 1/3 सदस्य आते हैं और चले जाते हैं, और उतने आते हैं, उतने चले जाते हैं हर 2 साल में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमने कवर कर लिए हैं आज के पार्ट 4 में कवर कर लिए हैं आर्टिकल 50 से 80 तक। हमने जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे दोस्तों वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब जल्दी हम कल लेकर आएंगे आपके सामने इससे अगला पार्ट 5। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक पार्ट 3 नहीं देखे हैं पहले के, तो पार्ट 3 भी यहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से आपको मिल जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से आप पार्ट 3 देख सकते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एग्जामिनर के चॉइसेस होते हैं, हम वही क्वेश्चन के लेकर आते हैं जो एग्जामिनर की पसंद के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय।